जोहार साथियों, आज मैं जो कैंपा योजना है झारखंड में जो चल रही है उसके बारे में इसमें जानकारी देने की कोशिश करूंगा। खनन परियोजनाओं की भरपाई के लिए झारखंड में आदिवासी भूमि को अफॉरेस्टेशन यानी कि वनीकरण के लिए लिया जा रहा है। इसकी परतों को खोलता एक रिपोर्ट तानवी देशपांडे ने indiaspend.com में डाला है। आइए समझते हैं कैसे आदिवासी ज़मीनों को जंगल को दोबारा लगाने के नाम पर ठगा जा रहा है। ये नए जंगल जो लाए जा रहे हैं उन जगहों को स्थानीय लोग परंपरागत खेती के लिए, वन उपज प्राप्त करने के लिए, पशुओं को चराने के लिए और यहाँ तक कि अपने मृतकों को दफनाने के लिए सदियों से उपयोग करते आ रहे हैं। झारखंड राज्य के रामगढ़ के जितरा टुंगरी गांव में जिला वन विभाग ने उन खेतों को खोद दिया जिन पर ये ग्रामीण खेती करते थे और कहीं और खनन के लिए काटे गए जंगल की भरपाई के लिए पेड़ लगा रहे थे। यह केंद्र सरकार की एक योजना है जिसमें एक स्थान पर एक परियोजना या खनन के लिए वनों की कटाई की भरपाई अन्यत्र खराब वन भूमि के दोगुनी क्षेत्र या समकक्ष गैर वन भूमि पर वृक्षारोपण करके की जाती है। इसे कैंपा प्रोजेक्ट कहते हैं या योजना कहते हैं। इस अफॉरेस्टेशन यानी वनीकरण ने लोगों की खेती, पशुचरण और अन्य वन निर्भर गतिविधियों को प्रभावित किया है जो व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों के अंतर्गत आते हैं, जैसा कि ऐतिहासिक, अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 में निहित है, जिसे आमतौर पर वन अधिकार अधिनियम या FRA के रूप में जाना जाता है। एक उदाहरण में खनन के लिए अन्यत्र काटे गए जंगलों की भरपाई के लिए जितरा टुंगरी के बस्ती के पास 22 हेक्टेयर पर वनीकरण यानी पेड़ लगाए गए हैं। ये नए जंगल उन क्षेत्रों में लगाए जा रहे हैं जिनका उपयोग पारंपरिक रूप से स्थानीय लोगों द्वारा खेती के लिए, वन उपज तक पहुंच के लिए, पशुओं को चराने के लिए और यहाँ तक कि अपने मृतकों को दफनाने के लिए भी कर रहे हैं। यही समस्या है क्योंकि वन निवासियों के कानूनी अधिकार वन विभाग के कानून के आदेश की व्याख्या के साथ टकराव में हमेशा आते रहे हैं। इस साल की शुरुआत में झारखंड वन विभाग ने इस टोले के पास खेती की ज़मीन पर गड्ढे और खाइयाँ खोदी और पेड़ लगाए जो स्थानीय लोगों का कहना है कि उनके किसी काम के नहीं हैं। खाइयाँ जो हैं बैलगाड़ियों या ट्रैक्टरों को अपने कृषि भूमि तक पहुँचने से रोकती है, जिस कारण किसानों को खेती बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जितरा टुंगरी में अधिकांश लोग आदिवासी हैं। जंगल उनकी जनजातीय पहचान का एक अविभाज्य हिस्सा है। जितरा टुंगरी के लोगों ने अपने खेतों को बचाने के लिए वन विभाग के अधिकारियों को वैकल्पिक भूखंडों की ओर ध्यान दिलाने की कोशिश की जो खेती के लिए कम उपयुक्त हैं, लेकिन विभाग ने सभी विरोधों के बावजूद बुलडोजर चला दिया। ग्रामीणों के आरोप का जवाब देते हुए रामगढ़ प्रभागीय वन अधिकारी नीतीश कुमार ने कहा, सिर्फ पत्र लिखने से कुछ नहीं होता। जब हमने उन्हें बैठकों के लिए आमंत्रित किया तो वे हमारे साथ शामिल नहीं हुए। आज भी अगर वे वन भूमि का मालिकाना हक हासिल कर लें और हमें दस्तावेज दिखा दें तो हम इस पर विचार करेंगे। पड़ोसी हजारीबाग जिले के बचरा गांव में भी यही स्थिति देखने को मिला। स्थानीय आदिवासी इस तरह के वृक्षारोपण का विरोध कर रहे हैं, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC श्रेणी के लोग इस वनीकरण का समर्थन कर रहे हैं। यही समस्या है, जो आदिवासी नहीं है उन्हें जंगल का महत्व बिल्कुल भी समझ नहीं आता है। यह पहली बार नहीं है कि भारत में वन अधिकार विवादास्पद वृक्षारोपण योजनाओं के साथ टकराव में आए हैं। इंडिया स्पेंड ने 2009 में भी इस तरह का एक रिपोर्ट छापा था। भारत में कई नीतियां स्वाभाविक रूप से वन अधिकार अधिनियम के विपरीत हैं, जिससे लोगों के अधिकारों को स्थानीय प्रशासन की नासमझ व्याख्या पर छोड़ दिया गया है। भारत का फॉरेस्ट कवर 21.7% है, जबकि झारखंड का फॉरेस्ट कवर 29.8% है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। 2008-9 और 2022-23 के बीच भारत ने 17,301 परियोजनाओं के लिए 3,05,000 हेक्टेयर वन भूमि को गैर वन उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है। इस अवधि में इन जंगलों का लगभग 5वां हिस्सा 58,282 हेक्टेयर अकेले खनन के कारण नष्ट हुआ है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 7 अगस्त को संसद को बताया कि इसी अवधि में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 9,34,000 हेक्टेयर पर भरपाई के लिए पेड़ लगाए गए, जिसे अफॉरेस्टेशन या वनीकरण कहा जाता है। भारतीय वन सर्वेक्षण जंगल क्षेत्रों को बहुत घने, मध्यम घने और खुले जंगल के रूप में वर्गीकृत करने के लिए उपग्रह इमेजरी और एल्गोरिदम व्याख्या का उपयोग करता है। मुद्दा यह है कि भारतीय वन सर्वेक्षण 10% या उससे अधिक घने पेड़ों के सभी हिस्सों को वनों के रूप में वर्गीकृत करता है, जिसका व्यवहारिक अर्थ यह है कि नारियल, रबर, कॉफ़ी और लकड़ी जैसे मोनोकल्चर वृक्षारोपण भी वन क्षेत्र की परिभाषा में शामिल हैं।
पूर्वोत्तर राज्यों ने कुल 1020 वर्ग किलोमीटर जंगल को खो दिया, जिसे मोनोकल्चर को वर्गीकृत करके इस नुकसान की भरपाई की जा रही है। वृक्षारोपण को वन के रूप में दर्शा दिया गया है। बताइए, भारतीय वन सर्वेक्षण अपने फॉरेस्ट कवर डेटा को सार्वजनिक डोमेन में भी नहीं लाता है, बल्कि केवल टॉपलाइन नंबर प्रदान करता है। इस प्रकार भारतीय वन सर्वेक्षण के दावों की कोई स्वतंत्र निगरानी और सत्यापन नहीं होता है। इसे समझने के लिए आप मेरे इस वीडियो को भी देख सकते हैं। भारत का घोषित लक्ष्य 33% तक फॉरेस्ट कवर को बढ़ाना है, ताकि 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को कम किया जा सके। केंद्र सरकार ग्रीन इंडिया मिशन, नमामि गंगे और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जैसी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अफॉरेस्टेशन यानी वनीकरण करती है। राज्यों की भी अपनी अपनी योजनाएं हैं। झारखंड सरकार ने 2023 मानसून सीजन में 25 मिलियन पौधे लगाने के अपने लक्ष्य की घोषणा की थी। या जित्रा, टुंगरी, बचरा और क्षेत्र के अन्य गांव में पहले से किए गए वनीकरण के अतिरिक्त है। इन सभी योजनाओं में से सबसे अधिक आकर्षक कैश रिस्क कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड है। जब कोई सार्वजनिक या निजी संस्था किसी परियोजना के लिए जंगल काटने के लिए आवेदन करती है, तो उन्हें दी गई अनुमति इस शर्त के साथ आती है कि उन्हें इसकी भरपाई के लिए भुगतान करना होगा। पिछले कुछ वर्षों में यह देखा गया है कि राज्यों द्वारा कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन यानी प्रतिपूरक वनीकरण के लिए एकत्र किए गए धन का उपयोग कम किया गया है, और इसीलिए 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने एक कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड और एक कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी इसकी स्थापना का आदेश दिया था। 2006 में अलग अलग बैंक खाते खोले गए, जिनमें कंपनियों या एजेंसियों द्वारा उनके उपयोग किए गए जंगलों के लिए भुगतान किया गया धन जमा किया गया, और इस निधि के प्रबंधन के लिए एक तदर्थ प्राधिकरण की स्थापना की गई। 2016 में सरकार ने कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड एक्ट लागू किया और 2018 में इसके नियमों को औपचारिक रूप दिया गया। इसके बाद इस तदर्थ प्राधिकरण ने 54,685 करोड़ रुपए यानी कि $6.5 बिलियन की राशि को सरकारी नियंत्रण में लिया, और इस कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी को निधि के प्रबंधन और उपयोग का काम सौंपा गया। इसे ही कैंपा एक्ट कहा जाता है। अधिनियम आने से पहले ही कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड का प्रबंधन विवादास्पद था। 2013 में नियंत्रक व महालेखा परीक्षक यानी कैग ने भारत के कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन के ट्रैक रिकॉर्ड पर अपनी रिपोर्ट जारी की, जिसमें उन्होंने वन भूमि के डाइवर्जेंस से संबंधित नियामक मुद्दों में गंभीर कमियों, कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन को बढ़ावा देने में घोर अनियमितता, अनधिकृत खनन के मामले में वन भूमि का डाइवर्जन और इन्वायरमेंट एक्ट का उल्लंघन को सामने लाया था। कई विशेषज्ञों का मानना है कि कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड एक ब्लड मनी है, क्योंकि कोई भी वृक्षारोपण वास्तव में खोए हुए जंगल की भरपाई नहीं कर सकता है, और यहाँ तक कि वह वृक्षारोपण भी ईमानदारी से नहीं हो रहे हैं। कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड एक्ट वास्तव में जंगलों में आदिवासियों के अधिकारों को नकारने, उनके गांव के जंगलों, चारागाहों और आम जमीनों को हड़पने और संरक्षित जंगलों से उनके जबरन विस्थापन को तेज करने में पहले की किसी दूसरे कानून से कहीं आगे है। भारत कोयला समृद्ध राज्यों में से एक है। झारखंड ने 2008-9 और 2022-23 के बीच कोयला खनन और अन्य गैर वन उपयोग के लिए 15,691 हेक्टेयर वन भूमि का उपयोग किया है। खनन भारत में फॉरेस्ट डाइवर्जन के सबसे बड़े कारणों में से एक है, और 300 से अधिक भारतीय जिलों में 2019 के एक अध्ययन में पाया गया कि जो जिले कोयला, लोहा या चूना पत्थर का उत्पादन करते थे, उनमें दूसरे जिलों की तुलना में औसतन 450 वर्ग किलोमीटर अधिक जंगल कटा। कटे जंगलों की भरपाई में झारखंड ने बेहतर प्रदर्शन जरूर किया है। वर्ष 2022-23 में 17,600 हेक्टेयर का मुआवजा के साथ झारखंड सूची में सबसे ऊपर है। अगले वर्ष 2023-24 के लिए झारखंड को प्रतिपूरक वनरोपण के लिए 282 करोड़ रुपए मिले हैं। रामगढ़ में विचाराधीन कोयला खदानों में से एक, जहां जित्रा टुंगरी पड़ती है, गिद्दी खदान है, जो भारत सरकार के उपक्रम सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड को पट्टे पर दी गई है। पुरानी खदान ने 1.44 हेक्टेयर वनों का उपयोग कर दिया था, और इसकी भरपाई वन विभाग को अपनी ओर से दुगुनी खराब वन भूमि पर वृक्षारोपण करने के लिए अधिकृत कर दी थी।
वन विभाग के अधिकारियों ने इंडिया स्पेंट को बताया कि इसी तरह झारखंड ओपन कास्ट माइन और एक आर्क ब्रिज के लिए जंगल को डाइवर्ट करने के कुल 10.87 हेक्टेयर जंगल का डायवर्जन हुआ, या लगभग 20 फुटबॉल मैदानों के बराबर क्षेत्र। कुल मिलाकर उन्होंने जितरा टुंगरी के पास 22 हेक्टेयर या लगभग 41 फुटबॉल मैदानों के बराबर क्षेत्र में वृक्षारोपण करके इन 3 विविधताओं की भरपाई की। अधिकारियों के अनुसार उन्होंने 29 लाख रुपए लगभग $35,000 की लागत से 36,652 पौधे लगाए। पेड़ लगाना शुरू करने से पहले विभाग ने ग्राम मुखिया रमेश राम से संपर्क किया और उनसे ग्राम सभा की बैठक आयोजित करने के लिए कहा। एक ग्राम सभा को अपने कुल सदस्यों में से 10% की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। ऐसा न करने पर उसे स्थगित कर दिया जाता है। हालांकि सभा केवल 16 लोगों के साथ आयोजित की गई और इसने वन विभाग को वृक्षारोपण करने की अनुमति दे दी। वहीं जब FRA के तहत जब आदिवासी जंगल के पट्टे का दावा करता है तो 50% ग्रामीणों की उपस्थिति मांगती है, जिसमें 1/3 महिलाओं की उपस्थिति। लेकिन जब आपकी ज़मीन वन विभाग लेती है तो सिर्फ 10% की उपस्थिति से काम चल जा रहा है। समझ तो रहे ही होंगे आप, यानी जंगल की ज़मीन का पट्टा मिलना कठिन है, लेकिन वन विभाग को बिना किसी परेशानी के आदिवासियों के उपयोग का जंगल औने पौने तरीके से दे दिया जा रहा है। जबकि जब से भारत में वन विभाग बना है जंगल कटे ही ज़्यादा है, फॉरेस्ट कवर घटा है, बढ़ा नहीं है। तो काहे का वन विभाग। जंगल के निवासी धनेश्वर रजवार ने कहा, वन विभाग कई बार यहाँ आया लेकिन हमारे विरोध के कारण उन्हें वापस लौटना पड़ा। फिर वे तंत्र की पूरी ताकत लेकर आया और इस जगह को युद्ध क्षेत्र में बदल दिया। जब हमने दोबारा विरोध किया तो उन्होंने हमें एक हस्तलिखित कागज़ दिखाया। वह कागज़ जिस पर ग्राम सभा ने अपनी बैठक के अंत में हस्ताक्षर किए थे, जिसमें गांव में किए जाने वाले वृक्षारोपण के बारे में बहुत सामान्य शब्द थे, बिना किसी अधिक विवरण के। इस गांव की आबादी करीब 500 है, लेकिन ग्राम सभा में सिर्फ 16 लोगों को बुलाया गया था, जो नियम के खिलाफ है। ये तो हालात हैं, ऐसे कैसे चलेगा। हम आदिवासी कब जागेंगे। राम अब दावा करते हैं कि उन्हें ये नहीं पता कि वृक्षारोपण कहाँ किया जाएगा, इसका स्तर क्या होगा और इसका लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हालांकि वह वृक्षारोपण के विरोध में ग्रामीणों के साथ शामिल हो गए हैं। यह सवाल अभी भी अनुत्तरित है कि कोरम के अभाव के बावजूद उन्होंने ग्राम सभा कैसे आयोजित की। वसंती देवी 10 लोगों के परिवार का एक हिस्सा है। उनका परिवार वन भूमि के एक टुकड़े पर खेती करता था। अन्य फसलों के अलावा धान और कुल्थी उगाता था। उन्होंने बताया कि अब हम वहाँ न तो बैल ले जा सकते हैं और न ही ट्रैक्टर ले जा सकते हैं। जिस तरह से उन्होंने खाई खोदी है वह ज़मीन हमारे किसी काम की नहीं है। अब हम चिंतित हैं कि हम कैसे गुजारा करेंगे। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि ज़मीन पर लगाए गए पेड़ों की प्रजातियाँ उनके लिए बेकार हैं। वो तो ऐसे पेड़ हैं जिसमें चिड़िया भी नहीं बैठती, ना ही घोंसला बनाती है। नीचे घास भी ख़त्म हो गया, यानी पेड़ लगाकर जंगल को बर्बाद कर दिया गया है। वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को तहस नहस कर दिया गया है। इन विदेशी पेड़ों का आदिवासी जीवन के लिए न कोई आर्थिक उपयोग है और न ही सामाजिक या सांस्कृतिक उपयोग ही, बल्कि ये पेड़ देसी पेड़ों और झाड़ियों की कीमत पर पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाते हैं। विदेशी पेड़ों से बचने के लिए जितरा टुंगरी गांव के निवासियों ने स्वयं का वृक्षारोपण करने का फैसला किया ताकि अपनी ज़मीन बचाई जा सके। ग्रामीणों ने स्वयं लगभग 30,000 पौधे लगाए हैं, जिनमें से अधिकांश महुआ और अन्य फल देने वाले पेड़ हैं। स्थानीय निवासी शीला मरांडी ने कहा कि उनके संथाली समुदाय में एक परंपरा है जिसमें महिला दूल्हे से शादी करने से पहले महुआ के पेड़ में रस्सी बांधती है। वह इस बात से निराश है कि ग्रामीणों द्वारा नर्सरी में तैयार किए गए पौधे जिसमें महुआ, सखुआ और अन्य फलदार पेड़ शामिल हैं को वन विभाग ने खारिज कर दिया। मतलब झारखंड की आबो हवा के विपरीत आचरण वाले पेड़ लगाकर वन विभाग जंगल कटाई की भरपाई ही सिर्फ नहीं कर रही है, वरन जंगलों को भी समाप्त करने की साजिश भी रच रही है। जेंथी, तेना, बरजरिया, जामुन, केन, घलवा, बेल, महुआ, खोखड़ी, पुटका, करेल, ये सभी वन उपज हैं और आदिवासी अपने रोजमर्रा के काम में इसका इस्तेमाल करते हैं। कुछ खाते हैं और कुछ बेचते हैं। पेट दर्द हो या सिर दर्द, शादी हो या यहाँ तक कि सांप के काटने पर भी विभिन्न जड़ी बूटी का उपयोग यहाँ के आदिवासी करना जानते हैं। इसीलिए जंगल आदिवासियों के लिए बहुत मायने रखता है और वन विभाग उसी जैव विविधता को समाप्त करने पर तुला हुआ है। हालांकि स्थानीय लोगों को वन उपज तक पहुंचने से स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित नहीं किया गया है। वे चाहते हैं कि विभाग इन पेड़ों, विशेषकर महुआ को अधिक से अधिक लगाए, जो उनके लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन जिला वन विभाग ने पुष्टि की कि ग्रामीणों को अब उस भूमि पर खेती करने या वहां जानवरों को चराने के लिए ले जाने की अनुमति नहीं है। ग्रामीणों को चिंता है कि उनके मवेशी आदतन जमीन में घुस जाएंगे और विभाग ग्रामीणों के खिलाफ मामले दर्ज करेगा। भारतीय वन अधिनियम 1927 के अनुसार आरक्षित वन और संरक्षित वन में मवेशियों का अतिक्रमण एक अपराध है। मवेशियों के लिए घास
दफनाने के लिए जलाओ लकड़ी और खेती की ज़मीन तक पहुंच जैसे विषयों पर गांव के लोग चिंतित हैं। रामगढ़ के जिला वन अधिकारी नीतीश कुमार ने ग्रामीणों की शिकायतों पर कहा कि जितरा टुंगरी में जो हुआ वह यह था कि लोग अपनी कृषि भूमि नहीं छोड़ना चाहते थे। हमें केवल ग्राम सभा से परामर्श करना था, हमें सहमति की आवश्यकता नहीं थी। ये तो रहा झारखंड के सरकार के अधिकारियों की समझ। ऐसे में कैसे होगा? हेमंत सोरेन का हुआ वीर दिसुम अभियान की हालत क्या होगी? रोपे जाने वाली प्रजातियों के विषय पर वन अधिकारी ने कहा कि वन विभाग पर्यावरण के लिए स्थानीय पेड़ों की तुलना में तेज़ी से बढ़ने वाले किस्मों को प्राथमिकता दे रहा है। महुआ जैसा पेड़ लगाना बहुत कठिन है। उन्होंने कहा कि ऐसे फल देने वाले पेड़ों को पूरी तरह से विकसित होने में 15-20 साल लगते हैं और अक्सर पौधों की चोरी भी हो जाती है। उन्होंने कहा कि विभाग मजबूत पेड़ों और फल देने वाले पेड़ों का अनुपात 60-40 बनाए रखने की कोशिश करता है, लेकिन हकीकत इसके विपरीत है। वन अधिकारी नीतीश कुमार ने कहा कि वन अधिकार के लिए पात्रता का दावा करने वाले सभी लोग वन अधिकार अधिनियम के अनुसार उसके हकदार नहीं हैं। मैंने दफनाने के अधिकार या औषधीय पौधों तक पहुँच से इनकार नहीं किया है। इन्हें हमेशा उस तक पहुंच प्राप्त है। अब यदि आप खेती करना चाहते हैं तो इसकी अनुमति उसी सीमा तक है जितनी 2005 में पहले होती थी। यदि आपके पास 2005 से पहले 2 एकड़ ज़मीन थी लेकिन अब 20 एकड़ है तो मैं 20 एकड़ नहीं दे सकता, मैं केवल 2 ही दे सकता हूं। आज भी हम वास्तविक दावों पर विचार करने के लिए तैयार हैं। वन अधिकार अधिनियम वन में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों को शामिल करता है, जो मुख्य रूप से निवास करते हैं और जो वास्तविक आजीविका की ज़रूरतों के लिए जंगलों या वन भूमि पर निर्भर है, और अन्य पारंपरिक वन निवासियों, जिसका अर्थ है कि कोई भी सदस्य या समुदाय जिसके पास कम से कम 13 दिसंबर 2005 से पहले की 3 पीढ़ियाँ मुख्य रूप से आजीविका की ज़रूरतों के लिए जंगल या वन भूमि पर निवास करती थी और उस पर निर्भर थी। जितरा टुंगरी और बचरा के निवासियों का दावा है कि वे इन परिभाषाओं के अंतर्गत आते हैं। विशेषज्ञों और कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार ने ऐसे मामलों में वन अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए कुछ नहीं किया। पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में जहां लगभग हर तीसरा व्यक्ति आदिवासी है, लोगों को नियमित रूप से वन अधिकार अधिनियम के तहत उनके दावे से कम वन भूमि का स्वामित्व मिला है। वन अधिकारों पर काम करने वाले स्वतंत्र शोधकर्ता तुषार दास ने कहा, वास्तव में मुद्दे जमीनी स्तर पर और अधिक जटिल होते जा रहे हैं। वन अधिकार अधिनियम का बिल्कुल भी अनुपालन नहीं हो रहा है। दरअसल जब संसद में कैंपा एक्ट यानी कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी प्रस्तावित किया गया था तो सांसदों ने इसमें FRA के अनुपालन और ग्राम सभा की सहमति को शामिल करने का प्रस्ताव रखा था। उस प्रस्ताव पर तब विचार नहीं किया गया और आश्वासन दिया गया था कि इसे नियमों में शामिल किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मंत्रालय और राज्य वन विभाग राज्यों की कैंपा योजनाओं को मंजूरी देते समय कुछ शर्तें लगा रहे हैं। कानूनन जहां भी कैंपा परियोजना लागू की जा रही है, कार्यान्वयन से पहले राज्य अधिकारियों को FRA के प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा और ग्राम सभा का परामर्श भी करना होगा। यह सिर्फ कागज़ पर है, लेकिन ज़मीन पर अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए कोई तंत्र नहीं है, यह देखने के लिए कि FRA का उल्लंघन ना हो, और इस पर कोई आवाज़ भी नहीं उठती है। अशोक ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड द एनवायरनमेंट के प्रतिष्ठित फेलो शरद चंद्र लेले, जो वन शासन पर शोध करते हैं, ने कहा कि यह एक ऐसी कहानी है जो दोहराई जाती रहती है, और उन्होंने वन विभाग को उस भूमि पर वृक्षारोपण करते हुए देखा है जहां व्यक्तिगत वन अधिकार के दावे अभी भी लंबित थे। लेले ने कहा कि एक बार जब खेती योग्य भूमि पर पौधारोपण हो जाता है, जैसा कि बचरा और जितरा टुंगरी के मामले में हुआ है, तो खेती के अधिकार की मान्यता लगभग असंभव हो जाती है। इसके अलावा यदि यह किसी गांव के राजस्व सीमा के अंदर वन भूमि है तो यह लगभग तय है कि यह गांव की प्रथागत सीमा के भीतर आती है और इसलिए यह उनका सामुदायिक वन संसाधन क्षेत्र है। पहले ही कैंपा प्रक्रिया स्पष्ट रूप से ग्राम सभा की सहमति के बारे में बात नहीं करती है। यदि उस भूमि पर CFR के अधिकारों को मान्यता दी गई है तो ग्राम सभा अंतिम प्राधिकारी होगा। ऐसा इसीलिए है क्योंकि वन अधिकारों को मान्यता नहीं दी गई है कि वन विभाग सभी वन भूमि को अपनी मानता है। लेले ने यह भी बताया कि उपविभागीय और जिला स्तरीय समितियां जिन्हें व्यक्तिगत और सामुदायिक वन संसाधन दावों पर निर्णय लेने का अधिकार है, ऐसा नहीं करती है। वास्तव में यह वन विभाग ही है जो व्यवहार में स्वामित्व पर निर्णय लेता है। हजारीबाग के बचरा गांव में भी कमोवेश वैसी ही कहानी दोहराई जा रही है। दिसंबर 2022 में वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भारी मशीनरी के साथ पुलिस एस्कॉर्ट के सहयोग से क्षेत्र में उतरे। इसके बाद विभाग को यहां वृक्षारोपण करने से रोकने के लिए महीनों तक विरोध प्रदर्शन किया गया।
स्थानीय निवासी देवंती देव ने कहा कि हमारे पास लगभग 1 बीघा ज़मीन थी जिस पर हम पीढ़ियों से खेती करते आ रहे थे। हमारे पास जो एकमात्र कृषि भूमि थी उसे खोने के बाद से मेरे पति की प्रतिदिन 200 रुपये की मजदूरी ही हमारी सारी आय है और यह पर्याप्त नहीं है। हम 2 बच्चों सहित 6 लोगों का परिवार है। हम विरोध कर रहे हैं लेकिन ये सुन नहीं रहे हैं। बचरा में अलग अलग जाति के लोगों के रहने से समस्या और बड़ी हो जा रही है। बचरा में भोक्ता और उरांव आदिवासी हैं तो मेहता और राणाओं का भी घर है जो अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में आते हैं। इस क्षेत्र में वन भूमि पर खेती आदिवासियों द्वारा की जा रही है जबकि मेहता और राणाओं के पास अपनी कृषि भूमि है। इस प्रकार जबकि भोक्ता और उरांव आदिवासी वनीकरण कार्यक्रम का विरोध करते हैं, मेहता और राणा इन विरोधों से अपने को अलग रखते हैं क्योंकि वे सीधे प्रभावित नहीं होते हैं। गांव के भीतर फूट के कारण निवासियों के लिए एकजुट होना असंभव हो गया है। सरकारी वृक्षारोपण का विरोध के कारण प्रशासन अब बड़ी ताकत लेकर आने लगी। यहाँ ग्राम वन अधिकार समिति को भी पौधारोपण की सूचना नहीं दी गई थी जबकि उनके वन भूमि पर बने घरों को ध्वस्त करने के लिए धमकी दी गई थी। गांव के मुखिया प्रकाश केसरी ने कहा कि स्थानीय लोग अब सरकारी राशन पर जीवित हैं। श्रम के बहुत कम अवसर हैं जिसका मतलब यह है कि पलायन। इस कैंपा योजना के वृक्षारोपण ने लोगों को भूखमरी के लिए मजबूर कर दिया है। एक और विवादास्पद चीज़ यह है कि बचरा में किस खनन योजना से कटे जंगल की भरपाई हो रही है उसका विवरण साझा नहीं किया गया है। झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन के संजय बसु मलिक ने कहा कि वह दशकों से बचरा और जितरा टुंगरी जैसे उल्लंघन देख रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि वन विभाग वृक्षारोपण के लिए ऐसी भूमि का चयन करता है जो दावा योग्य हो, जहां लोग भविष्य में व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों के लिए आवेदन कर सकें, जैसा कि FRA द्वारा अनुमति दी गई है। कई मामलों में लोगों ने उन पौधों को उखाड़ दिया, अदालत में मामले दायर किए गए। अब विभाग लोगों को जंगलों से अलग करने के लिए खाइयाँ खोद रहा है। ये तो हालात है। एक और प्रमुख मुद्दा जो मौजूदा भ्रम को और बढ़ाता है वह यह है कि वन भूमि के आसपास विभिन्न कानून हैं और ये कानून आम तौर पर एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। पर्यावरण वकील अर्पिता कोदेवरी कहती है, FRA के साथ सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अन्य वन कानूनों के साथ इसका सामंजस्यपूर्ण कानूनी सिद्धांत नहीं है। तो अनिवार्य रूप से FRA एक स्टैंड अलोन अधिनियम की तरह है, जबकि भारतीय वन अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम और यहाँ तक कि कैंपा, इसमें शायद ही कभी उल्लेख किया गया है कि उन कानूनों के तहत वन अधिकारों की रक्षा कैसे की जाएगी। और इसीलिए आपके पास ऐसी स्थिति है जहां यह लगभग वैसा ही है जैसे कानून आपस में अपने में ही उलझे हुए हैं और संघर्ष कर रहे हैं। यह रिपोर्ट इट्स ए वॉच शीर्षक से एशिया पैसिफिक कोलैबोरेटिव क्रॉस बॉर्डर रिपोर्टिंग परियोजना के लिए इंटरन्यूज़ के अर्थ जर्नलिज्म नेटवर्क के समर्थन से तैयार की गई थी। यह लेख पहली बार इंडिया स्पेंड पर छपा था। तो अब समझिए कि अब वह वीर दुश्मन अभियान का क्या होगा, जो हेमंत सोरेन सरकार का एक महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है। बात साफ है, फ़ायदा कॉरपोरेट को हो रहा हो तो वह कानून काम करेगा और यदि आदिवासियों के हित में हो तो नहीं काम करेगा। लेकिन आदिवासियों से जल, जंगल और ज़मीन की लूट बदस्तूर जारी रहे, इसलिए सभी दिक्कू ब्यूरोक्रेट अपनी दलाल व्याख्या से हमेशा आदिवासियों को परेशान किया जाता रहा है और रहेगा जब तक कि आदिवासी खुद जागरूक होकर विद्रोह पर न उतर आए। आज के लिए इतना ही। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। सबों को धन्यवाद और जोहार।